अगर आपको इस पूरा पॉडकास्ट देखने का वक्त नहीं है तो बढ़िया बढ़िया रसीली क्लिप्स देखिए और आनंद उठाइए। सब्सक्राइब टू दोस्तकास्ट क्लिप्स। इतने साल सर्विस में होने के बाद 30 जनवरी 2020 को आप अपना फाइनल रिटायरमेंट ले रहे थे और आपने अपनी किताब में डिस्क्राइब कराया किस तरह से स्लो इजी पेस के साथ धीरे धीरे दिन बीत रहा था और आप चाह रहे थे कि ख़त्म हो जाए एंड आई गो ऑन एंड स्टार्ट माई न्यू चैप्टर। फिर एक घटना हो गई और ऐसी घटना हुई कि शायद उससे पूरा स्टेट शॉक हो गया। तो मैं चाहता हूँ अगर आप दर्शकों को बता पाएँ वो क्या घटना थी एंड इट विल ऑल्सो शेड सम लाइट ऑन हाउ द ड्यूटीज ऑफ अ पुलिसमैन एक्सटेंड इवन एट द डे ऑफ द रिटायरमेंट। You know, everyone knows about the date of retirement. जो कोई भी गवर्नमेंट सर्विस करता है या प्राइवेट में भी करता है उसे मालूम होता है कि हमें इस एज में रिटायर होना है. We retire at 60 and we have the fixed date that we would be retiring on such and such date. You have it already the day you sign up? Yeah. The day you enter into service, you have the fix that at the age of 60 you will retire. सभी सर्विसेज के अलग अलग डेट्स हैं. ऑनरेबल जजेस जो हैं वो 65 में सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होते हैं. हाई कोर्ट के जजेस वो 62 में रिटायर होते हैं. और जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो मोस्टली प्रीडोमिनेंटली दे रिटायर एट 60. सो आई वॉज श्योर दैट आई एम गोइंग टू रिटायर ऑन 31st of January 2020, जिस दिन मेरा फेयरवेल होना है. 30th January वॉज ए नॉर्मल डे, एक सामान्य दिन था जिसमें मैं जान रहा था कि कल मुझे रिटायर होना है. कुछ लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, मुझे गुड विशेस देने आ रहे थे कि कल आपका रिटायरमेंट है. कुछ लोग इस तरह मिलने आ रहे थे कि अंतिम बार उनके सर्विस में मिलने. तो बहुत सारी हैं. 30th January को while I was doing my work in my office, I was suddenly I came to know about an information जो न्यूज़ में फ्लैश हो रहा था टेलीविज़न पे. लखनऊ से करीब 200-250 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद. इट्स अ वेरी फेमस डिस्ट्रिक्ट. और फर्रुखाबाद का इतिहास रहा है कि वहाँ 15-20 साल 30 साल पहले डकैतियाँ खूब होती थी. वो इस बात से जाना जाता था. तो फर्रुखाबाद में एक गांव है वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर. और उस गांव में एक व्यक्ति जो कि फ़ौज में पहले रहा था और उसने एक कोई मर्डर के जुर्म में वो पकड़ा गया था और उसे बेल मिला था और उस बेल में वो घर पे रह रहा था. उसने अपनी पत्नी और बच्ची, उसकी छोटी सी बच्ची थी, अपनी पत्नी के साथ वहीं उसी गांव में रह रहे थे वो लोग. और वो थोड़ा हमें लगता है कि मेंटल इम्बैलेंस उसका था. वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड आदमी नहीं था. और उसने जो है अपने गांव के करीब 20-22 बच्चों को बर्थडे के बहाने अपने घर पे बुलाया. चूँकि उसकी पत्नी भी थी जो इनविटेशन दे रही थी, लोगों ने इसको बहुत नॉर्मल तरीके से लिया. और करीब दिन के 2-2:30 बजे उन बच्चों को बुलाया गया उसके घर में. और एक बेसमेंट था उस घर में. उसी बेसमेंट में चाय पानी वगैरह की व्यवस्था या मिठाई वगैरह की जो व्यवस्था थी, बर्थडे पार्टी जैसे होता है उस तरह होने वाला था. जब लगभग 5-5:30 बजे तक बच्चे वापस घर नहीं गए तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो चिंतित हो गए और वो उसके घर पे आने लगे और पता लगाने लगे कि भाई अभी तक बच्चे घर वापस नहीं आए हैं. इसी वक्त जो है उस व्यक्ति ने अंदर से फायरिंग करके लोगों को आशंकित कर दिया और भयभीत कर दिया. और तभी कुछ लोगों को पता चला कि इस व्यक्ति ने बच्चों को बंधक बना लिया है. और बंधक बनाने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, किसी को भी मालूम नहीं. क्योंकि वो सरफिरा था, उसे मालूम भी नहीं था. कोई बैलेंस्ड, कोई मेंटली थोड़ा सा हमें लगता है कि बहुत साउंड भी नहीं था. फिर लोगों को मालूम हुआ कि इस तरह की है, हमारे बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट कैद हो गए हैं. धीरे धीरे थाने को भी पता चला, डीएम और एसएसपी को मालूम हुआ, वहाँ के स्थानीय विधायक को भी पता चला. और कुछ ही देर में सभी लोग वहाँ आ गए और उससे बात करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए. चूँकि पूरा सारा घर बंद था और अंदर से उससे बात नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी नेगोशिएशन का प्रयास किया जा रहा था. रह कर वो भी व्यक्ति जो है कभी कभी फायर करता था. हालांकि कोई आहत नहीं हो रहा था, लेकिन इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास फायरिंग कैपेसिटी भी है एंड वन शुड नॉट टेक मी वेरी लाइटली. और लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि उसकी डिमांड्स क्या हैं, उसकी मांगे क्या हैं. कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था. ये करीब 7 बजे के लगभग ये पूरे टेलीविज़न में ये न्यूज़ फ्लैश होने लगा. और मैंने अपने ऑफिस में इस टेलीविज़न के न्यूज़ को देखा तो मुझे पता चला कि इस तरह की घटना हुई. मैंने तत्काल वहाँ के एसएसपी से बात की. तब एसएसपी ने मुझे बताया. मैंने उस पर थोड़ी नाराज़गी भी व्यक्त की कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया. लेकिन एसएसपी का कहना था कि सर हम लोग
वी वर टोटली कॉन्फिडेंट कि हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे एंड वी वुडंट लेट इट गो आउट. But the fact that the media was there and was trying to telecast the whole thing, so it became viral. So people sitting in Lucknow, people sitting in Delhi, they all came to know that this kind of incident has taken place. So I became slightly worried. So I immediately informed the Chief Minister कि ऐसे ऐसे हुआ. Chief Minister was also worried about it. और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये था कि कहीं कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, बच्चों को कोई वो बच्चों को न मार दें, क्योंकि 20-22 बच्चे, और बच्चे में सबसे जो छोटी बच्ची थी वो 6 महीने की थी और सबसे बड़ी जो बच्ची या बच्चा था वो 9 साल का था. तो इसी एज ग्रुप में सब लोग थे और 20-22 बच्चे थे, करीब 21 या 22 थे. तो ये बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन होने जा रहा था क्योंकि हम लोगों को चिंता थी इस बात की. Then I immediately met the chief minister. हम लोग वहाँ पे बात करने लगे. Just to stop you, you said in your book, you 5 minutes from your place and you went to his residence, come war room. Yeah. I found that very fascinating. Why is it a war room? ऐसा क्या था उसमें? Actually, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो एक बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड मुख्यमंत्री हैं. मैंने वैसा मुख्यमंत्री नहीं देखा. वो he treats every work as a war. उनके लिए सारी चीज़ें जो हैं एक युद्ध समान है. अगर वो गाँव में रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की भी बात करते हैं तो उसको युद्ध स्तर की तरह बात करते हैं. पुलिस की भी जितने प्रॉब्लम्स थे वो युद्ध स्तर पे. सो वी ऑफन यूज टू कॉल इट एज अ वॉर रूम. हिज रूम, ड्राइंग रूम, वेयर वी यूज टू सिट देयर, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हो, डीजीपी हों या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हों, हम लोग उसको वॉर रूम कहते थे क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन वी यूज टू डिस्कस थिंग्स लाइक अ वॉर. तो एक वॉर रूम की एक संज्ञा दी गई थी कि वॉर रूम है हमारा, और उसमें बहुत सारे, चाहे वो किसानों का एजिटेशन हो या CAA प्रोटेस्ट होता था, उसमें भी हम लोगों ने कई ऐसे घंटे उस कमरे में बिताए हैं मुख्यमंत्री जी के साथ कि हम लोग डिसीजंस लिया करते थे कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है. दैट इज़ व्हाई आई सेड कि यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं एक क्विक डिसीजन मेकर हैं. उनकी लीडरशिप, उनके नेतृत्व की क्षमता जो है, वो क्षमता तो अपने आप में बहुत है ही है, लेकिन एक हाउ क्विकली यू टेक अ डिसीजन एंड गुड डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, दैट इज़ हिज USP. सो मैंने इमीडिएटली NSG के डायरेक्टर जनरल को फ़ोन किया, उनसे मदद मांगी कि हमें कमांडोज़ मिलने चाहिए क्योंकि रूम इंटरवेंशन की बात होती थी. NSG आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है बहुत ही प्रीमियर स्पेशलाइज्ड विंग है. और वहाँ से उन्होंने कहा कि सर हमें कमांडोज़ को भेजने में देर लग सकती है क्योंकि वहाँ पे एयर स्ट्रिप नहीं है फरुखाबाद में, और दिल्ली से अगर बाई रोड जाएगी तो 8-9 घंटे 10 घंटे लग जाएंगे, फॉर विच वी डिडंट हैव द टाइम. एंड देन आई डिसाइडेड, एंड देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का फ़ोन आ रहा था, होम सेक्रेटरी का फ़ोन आ रहा था. Pressure was because everybody was knowing that this particular incident has taken place and nothing should be there, nothing damaging should be there. Do you think this could have been handled easily if the media had not arrived there? It could be yes, it could be no also. I don't think we allowed the media to go very, very close to the incident. You know, we were trying to, once we came to know that this has been telecast, so then we ensured that we instructed our policemen on the spot that you please let the media be away from it. They can give the informations, but not the aankho dekha haal type. So that was, but we after some time we allowed them. When the operation was over, then we allowed them to go in near this. लेकिन हम लोग इस बात के लिए कॉन्शियस थे कि मीडिया का इंटरवेंशन ज़्यादा होगा तो हमारे ऑपरेशंस को धक्का लग सकता है. We were very conscious about it because the perpetrator can also watch the video. Right. And that was the whole game. तो फिर हम लोगों ने इस तरह के ऑपरेशंस को ऑर्केस्ट्रेट करने की कोशिश की. आई वाज सिटिंग इन लखनऊ, द वेरी नेक्स्ट डे माय फेयरवेल परेड वाज देयर. और सबसे बड़ी चीज़ थी जो मैंने किताब में नहीं लिखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि यू आर द स्टेट पुलिस चीफ, यू आर गोइंग टू रिटायर टुमारो. इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डे फॉर यू, वेरी सेंसिटिव डे फॉर यू. Either you become hero if you do, if no damage is done to the children, you become hero, you come out as a hero. And if anything goes wrong to the children, if any collateral damage takes place, then you become zero. And it is for you to decide and you have to take a decision. I mean, that is your administrative and operational capability, how you manage it and how you deal with it. Though he was a part of the whole operation, and I was getting
all kind of guidance from him. We were trying to connect with all sorts of people who can work and who can give us assistance, be it NSG or Home Ministry, anything. तो फिर हमने देखा कि नहीं, it's a very very sensitive operation. और हम लखनऊ में बैठकर हमने फिर IG कानपुर रेंज को उस वेरी डेडिकेटेड कमिटेड आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उसको मैंने कहा कि यू गो देयर and deal with the situation. You have with you the ATS, anti-terror squad of the UP police, as well as quick response force, QRT. And हमने दोनों को भेजा. हमारी एंटी-टेरर स्क्वाड जो है और वो वहाँ की कमांडोज जो हैं, जिनको हम स्पॉट कहते हैं, स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम, they are very, very dedicated and professionally very competent. They have been trained in a very different way because they have done a number of operations like this when the terrorist issues were there. हमें पूरा भरोसा था कि हमारी ATS की टीम जो है वो बहुत अच्छा करेगी. I was very confident about the men. I was very confident about my boys, my team. तो उसको हमने IG कानपुर रेंज के साथ भेजा. And the whole team went from Kanpur, from some of them went from Lucknow. उनको 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगे वहाँ पे, चूँकि 7, सवा 7, 7:30 का ये मामला था. करीब 10, 10:30, 11 बजे तक वो लोग पहुँचे. And I was in constant touch with IG. I was in constant touch with IG. I was in constant touch with the district police chief. I was in touch with district magistrate. So all the important functionaries who were on the spot and trying to manage the entire operation, उनसे मेरी लगातार वार्ता हो रही थी. And I was trying to orchestrate everything from Lucknow, of course in presence of the chief minister. और हम लोगों ने उसको वो किया. और finally हम लोगों ने जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं एक ऑपरेशंस के, जिसका डिटेल्स सब लोग मतलब किताब में हमने थोड़ा बहुत लिखा है कि किस प्रकार हमने वहाँ पे रूम इंटरवेंशन करके और बैक डोर से फिर हमारी टीम अंदर गई. एंड दिस फेलो वाज न्यूट्रलाइज्ड. एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आवर ओन एफर्ट्स, फाइनली जितने भी बच्चे थे कोई भी डैमेज उनको नहीं हुआ. दे वर सेफली इवैक्यूएटेड फ्रॉम दैट प्लेस. एंड दिस फेलो वाज किल्ड along with his wife. और फिर ऑपरेशन हो. His wife was also complicit in this? I wouldn't know. It's difficult to say at this moment, but certainly he was, if not complicit, she was definitely involved in that, because she was a part and parcel of the entire game of things. Yeah. So that was there. अगर आपको क्लिप पसंद आई, make sure you subscribe to Dostcast Clips.